स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ आरएम प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत मजे में भी होंगे। क्लास 7 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट हो चुकी है और मैंने आपको जो टॉपिक कवर करवाया था वो था रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, वो कल था। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा जो डायरेक्टली यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। आपको मैंने बताया था कि सरकार जो है, ये ट्रायंगल याद होगा शायद से, ये जो सरकार है, सरकार 3 लेवल पर चलती है। सरकार 3 लेवल पर चलती है। पहले हमारा लोकल लेवल, दूसरा हमारा स्टेट लेवल, और लास्ट में सबसे ऊपर हमारा नेशनल लेवल। लोकल लेवल में हमने पंचायत राज ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था। और आज जो हम लोग देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो रहती है, यानी राज्य सरकार जो रहती है, वो फंक्शन कैसे करती है और राज्य सरकार की जरूरत ही क्यों होती है। सेंटर पे सरकार है, उसको हम लोग इलेक्ट करेंगे, सीधा वो पूरे देश का देख लेंगे। लेकिन पॉपुलेशन इतनी है, हर एक चीज की स्मूथ फंक्शनिंग होना बहुत जरूरी है टू डेवलप अ वेलफेयर सोसाइटी, टू डेवलप द होल कंट्री इंडिया। ठीक है, इसलिए हर लेवल पर जो है, जो हम बोलते हैं ना कि जो पावर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए और नीचे लेवल, ग्रास रूट लेवल तक होनी चाहिए, जिससे कि डेवलपमेंट हर एक छोटे छोटे एरियाज का हो सके। तभी नीचे लोकल लेवल पे पंचायत राज देखती है और फिर धीरे से ऊपर आती है, जो एक राज्य में स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पूरे राज्य का देखती है। और फिर जितनी भी पूरे इंडिया के राज्य हैं उनको कौन देखता है, तो वो सेंटर देखती है। सेंटर के बारे में हम लोग बाद में आएंगे, पर आज स्टेट गवर्नमेंट के हम लोग बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पावर जो रहती है वो सेंटर और स्टेट के बीच में रहती है। क्योंकि अगर सेंटर के हाथ में पावर रही तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप दिखा देगा। अगर डिक्टेटरशिप दिखाई देगा तो रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी विल बी अबॉलिश्ड। ठीक है, ये किस लिए हमको राज्य सरकार चाहिए रहती है, तो वो चाहिए रहती है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। और जो सरकार रहती है, जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है, वो 3 लेवल पे काम करती है। कौन कौन सी लेवल? लेजिस्लेटिव, यानी जो लॉज बनाती है। आप जब देखते हो कि ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था कि उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, जो एक सेपरेट वो दे रखा था, उसमें ज्यादा घुसूंगा नहीं मैं, क्योंकि मेरा मन भी कर रहा है ज्यादा, लेकिन नहीं, बहुत बाहर चला जाएगा टॉपिक। ठीक है, जम्मू कश्मीर का हो गया, वाघ बोर्ड बिल हो गया। तो ये सारे जो कानून बदलने, कानून नए लाने, उसमें चेंजेस लाने, अमेंडमेंट लाने, वो सारा कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। अब जब लॉज आ गए हैं, बिल आ गया है, तो उसको एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है, तो एग्जीक्यूटिव भी रहता है। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव भी रहता है। जब वो पब्लिक ऑफिसेज में जो आप देखते हो कि कोई अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री में कोई अंडर सेक्रेटरी है, फिर उसके बाद नीचे नीचे हर एक राज्य में डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो इस पर्टिकुलर पॉलिसीज का या किसी भी पर्टिकुलर बिल या लॉ जो निकल कर आया है उसको एडमिनिस्टर करेगा। आपको पता है, छोटी चीज है, कितने राज्य हमारे भारत में? 28 राज्य। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? तो 8 यूनियन टेरिटरीज है। यानी हर एक राज्य का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। हर एक यूनियन टेरिटरीज की, हर एक की नहीं, हां, हर एक की नहीं, कुछ यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। और जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा नहीं होती, वहां पर आता है कमिश्नरेट। ठीक है, चलो, स्टेट गवर्नमेंट जो रहती है, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है, सबसे ऊपर आता है उसमें गवर्नर। ठीक है, सबसे ऊपर आता है गवर्नर। गवर्नर के बाद नीचे आते हैं 2 हाउसेस। 2 हाउसेस कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन हर राज्य में क्या विधान परिषद है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो नहीं, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। जो 2 हाउसेस है, एक है हमारा विधानसभा, एक है हमारा विधानसभा जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, और एक है हमारा विधान परिषद जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। विधानसभा जो रहती है हमारी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसमें जो भी मेंबर्स आएंगे वो चुन के आएंगे, यानी वो इलेक्ट होकर आएंगे। और द रियल पावर ऑफ डेमोक्रेसी वही है कि हम लोग जाएंगे वोट देने के लिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो लोग 18 साल की उम्र से बड़े हैं, यानी 18 प्लस हैं, उनके पास अधिकार है कि वो जाएं और वोट दे। जब हम लोग जाते हैं, वोट देते हैं, वोट देने के बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तो इलेक्शन के रिजल्ट में आपको पता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव चुना है, यानी कि कोई सुरेश लड़का है या फिर कोई गोविंद लड़का है, वो आपने चुन लिया और वो जीत भी गया। कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से, हर एक कैंडिडेट जो लड़ेगा वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ेगा। अब जो कैंडिडेट जीत गए हैं भैया, वो कहां जाएंगे?
तो वो जाएंगे विधानसभा में जाके बैठेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठेंगे, जिनको हमने ड्यूटी दी है डेवलपमेंट की, अपने सोसाइटी के वेलफेयर की, और हमें पर्सनली जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने की। पॉलिसीज लाएं, अच्छी पॉलिसीज लाएं, एनवायरनमेंट के बारे में सोचें, विमेंस के बारे में सोचें, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके बारे में सोचें, और लास्ट में जो एक पॉलिसीज बनाए वो इक्वालिटी पे बनाए। ठीक है। विधानसभा में जो मेंबर्स आते हैं, विधानसभा में जो आप मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, ठीक है, इन मेंबर्स को आप इलेक्ट करते हो, ये जाके बैठते हैं और ये बनते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप एमएलए कहते हैं। पंचायत में सुना था ना, विधायक जी हमारे गांव की, फुलेरा गांव की सड़क बना दीजिए विधायक जी। तो वो विधायक और कोई नहीं, वो एमएलए थे जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के गए थे, और इसलिए उनके पास ज्यादा पावर थी कि जी हमारे गांव में सड़क बननी है, बना दीजिए सड़क, लेकिन नहीं बनाएंगे, पर्सनल इशू है। इंडिया है भाई, यहां पे सब पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जाते हैं एमएलए। लेकिन विधान परिषद के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई विधान परिषद के इलेक्शन आ रहे हैं और हम लोग वोट देने जाएंगे, कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इसके इलेक्शन ही इनडायरेक्टली होते हैं। अब इनडायरेक्टली में भैया फिर इनमें जो लोग बैठते हैं वो कैसे चुनकर आते हैं? वो चुनकर आते हैं गवर्नर के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, जिन्होंने 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया उनके थ्रू, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए बैठे हैं उनके थ्रू। तो सबकी अपनी अपनी परसेंटेजेस बटी हुई है। वो लोग जाएंगे पर्टिकुलर 1/12 या फिर 1/6 लोग चुनेंगे और सीधा आके विधान परिषद में बिठा देंगे। ठीक है। विधान परिषद जो है वो हर एक स्टेट में नहीं है, हर एक स्टेट में नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट्स में, सिर्फ 6 स्टेट्स में। और कौन कौन से स्टेट में है? तेलंगाना स्टेट में, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, बिहार में है। ठीक है, कौन से हो गए हमारे? आंध्र प्रदेश हो गया हमारा, तेलंगाना हो गया हमारा, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, और हमारा कर्नाटक। ये 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 2 हाउसेज हैं एक राज्य में, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। विधान परिषद जो रहता है उसको हम लोग अपर हाउस भी बोलते हैं, और जो विधानसभा रहता है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है उसको हम लोग लोअर हाउस भी कहते हैं, या फिर हाउस ऑफ पीपल भी हम लोग बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल क्यों बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोगों का घर है, यानी लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुना, उनके ऊपर भरोसा रखा है कि आप अच्छे काम करेंगे, इसलिए ये जो घर है ये इलेक्टेड लोगों का घर है। और किसने इलेक्ट करा है? तो लोगों ने इलेक्ट करा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल। और लोअर हाउस में जो रहता है, ठीक है ना, ये जो यहां पर जो सरकार आएगी, यहां पर जो पार्टी जीतेगी, जो एमएलए आएंगे, वो सिर्फ 5 साल तक रहते हैं, सिर्फ 5 साल तक रहते हैं। लेकिन विधान परिषद जो हमारा हाउस है वो परमानेंट हाउस है। सर परमानेंट मतलब गद्दी बिल्कुल फिक्स करके बैठ गए क्या वो? सर इनका 5 साल नहीं होगा क्या? तो इनका 5 साल नहीं होगा। ये जो हाउस है ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, कभी भी रद्द नहीं हो सकता, ये परमानेंट हाउस हमारा होता है। इसमें जो मेंबर्स रहते हैं, इसमें जो मेंबर्स रहते हैं वो सिर्फ रिटायर होते हैं, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ रिटायर होते हैं। वो जो रिटायरमेंट है उसके बाद नहीं चुन लिए जाएंगे, फिर नहीं चुन लिए जाएंगे, तो वो साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। लेकिन विधानसभा में वो जो साइकिल है वो टूट जाती है 5 साल में। 5 साल बाद फिर इलेक्शन का टाइम आएगा, फिर इलेक्शन होगा, वोट देने आप जाएंगे और नए एमएलए यहां पर चुने जाएंगे, या फिर अगर पुराने एमएलए खड़े हो रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, उनका काम पसंद हो रहा है, तो वो चुन लिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद पावर और फंक्शन देख लेते हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की। स्टार्टिंग में मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं कि विधानसभा ना अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, रूल कौन करेगा? तो हम रूल करेंगे, इंडिया के सिटीजन्स रूल करेंगे। अगर इंडिया के सिटीजन्स इलेक्ट कर रहे हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं तो वो है लोकतंत्र की असली भाषा, असली मीनिंग। इसलिए ये जो हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दी मोस्ट पावरफुल हाउस है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो इनडायरेक्टली बिठा दें कि चलो ठीक है, चीजें वेरीफाई रहें कि अगर बाई चांस एक ही हाउस में पावर ना रहे, पावर हल्की सी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और ये मेनली उन स्टेट्स में जिसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। ठीक है। हाईएस्ट लॉ मेकिंग रहती है, ये हाईएस्ट लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द स्टेट, क्योंकि
लॉज कौन बना रहा है? सरकार बना रही है। स्टेट में कौन बैठा है? विधानसभा बैठी है, उसमें सरकार बैठी है, वो सरकार लॉ बना रही और वो लॉ पास हो रहा है। राज्य सरकार से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, राज्य सरकार से ऊपर कोई नहीं है। अब क्या रहता है कि कोई पर्टिकुलर पॉलिसी लानी है या कोई पर्टिकुलर बिल लाना है, कोई चेंजेस करना है या संविधान में कुछ चेंज करना है, तो एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। या तो वो कोई मिनिस्टर करेगा, ठीक है ना, या कोई वहां का मेंबर करेगा। अब वो पास करेगा एक बिल, ठीक है ना, एक बिल प्रपोज करेगा कि सर देखो मैं ये सब करने जा रहा हूं, ठीक है, मैं ये सब करने जा रहा हूं और ये पर्टिकुलर बिल है, तो ये बिल मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, इसके ऊपर डिस्कशन हो और बहुमत रूप से यानी मेजॉरिटी के रूप से ये बिल पास हो जाए। जब ये बिल पास हो जाएगा तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है कोई भी पर्टिकुलर बिल। चलो तुम्हें थोड़ा सा और बता देता हूं। हाउस में मैंने आपको बता दिया था कि सबसे ऊपर होता है हमारा गवर्नर, ये फिर गवर्नर के बाद नीचे आते हैं विधानसभा और हमारा विधान परिषद। विधानसभा में कौन होते हैं? हमारे एमएलए होता है। अब भाई ये सारे एमएलए हैं, बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कोई अध्यक्ष भी तो होगा जो अध्यक्षता करेगा पूरी सभा की। वो कौन होगा? तो ये जो पूरी असेंबली है, इस असेंबली में जो हेड होता है, इस असेंबली का जो हेड होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्पीकर, जो वोट करवाता है, जो ये बताता है कि हां ये प्रपोजल मैं एक्सेप्ट करता हूं या ये प्रपोजल मैं रिजेक्ट करता हूं। किसी भी बिल को पास मैं कर सकता हूं, या ये बिल मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, या जो भी कोई डेफिनेशन देनी पड़ती है उसका नाम देना पड़ता है। सब काम कौन करता है? स्पीकर। ये हेड होता है पूरी सभा का, ये ऑर्गेनाइज करता है हर चीज, ठीक है। तुम बोलोगे, तुम डिस्कशन करोगे, चलो भाई मंत्री जी तुमसे कोई एक पर्टिकुलर चीज पूछी है, जवाब दे दो जी ऑपोजिशन पार्टी को। वो कौन करता है? वो स्पीकर करता है, ठीक है। इसके बाद में पावर है, तो इसलिए धीरे 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 आराम चलेंगे। जब प्रपोजल पास होने के लिए आ गया है, प्रपोजल इंट्रोड्यूस करवा दिया, चाहे कोई नया लॉ वाला प्रपोजल हो कि नया कानून लाया जा रहा है, या फिर ऑलरेडी जो कानून लाया जा रहा है उसमें अमेंड करना हो, उसका प्रपोजल रख दिया गया है। जब वो प्रपोजल रखा है तो उसके ऊपर डिबेट होंगी, डिस्कशन होंगे। जब डिस्कशन हो जाएंगे, डिबेट हो जाएगी, कमिटीज बिठा दिए जाएंगी, फिर स्पीकर आएगा पिक्चर में और स्पीकर बोलेगा चलो भाई सब डिस्कशन हो गए हैं, इट्स टाइम टू वोट। कौन इस बिल के अगेंस्ट है, कौन इस कानून के अगेंस्ट है और कौन इस कानून के फॉर है। फॉर एंड अगेंस्ट होता है ना कि यस। और आपको पता है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां पे यस नो नहीं चलता है, वहां पे आईएस चलता है। ऐसा लिखा रहता है AYES, नॉइज NOES। और वहां पे बड़ा सा डिजिटल बोर्ड होता है जहां पे नंबर्स लिख कर आ रहे हैं कि कौन इस लॉ के साथ है और कौन इस लॉ के अगेंस्ट है। अब ऑब्वियसली जब मेजोरिटी है, किसी पार्टी की मेजोरिटी है और वो पार्टी फॉर्म हो गई है और वही रूल कर रही है, तो ऑब्वियसली बिल तो पास होगा। अगर वो पार्टी ला रही है, पर्टिकुलर पार्टी ला रही है, तो वो डिबेट जब हो जाएगा, डिस्कस जब हो जाएगा, उसके बाद आएगी वोटिंग। जब वोट हो जाती है, बिल अप्रूव हो जाता है एक हाउस के द्वारा, विधानसभा के द्वारा जब बिल पास हो जाता है, वो बिल जाएगा विधान परिषद में, वो बिल जाएगा विधान परिषद में। लेकिन विधान परिषद की ज्यादा पावर नहीं होती है उस बिल से रिलेटेड, ठीक है। फिर भी जाएगा क्योंकि एक प्रोसीजर है। फिर उसके बाद जब यहां से भी बिल पास हो जाएगा, विधानसभा में बिल आया, डिस्कशन हुआ, वोट हुई, सेम ऐसे विधान परिषद में गया, वहां पे भी डिस्कस हुआ, वहां पे भी डिबेट हुई और वहां पर भी बोला गया कि चलो ये बिल पास कर देते हैं। अब जब दोनों हाउस से बिल पास कर दिया गया है, फिर कहां पर जाएगा? फिर जाता है गवर्नर के पास। और जो गवर्नर है, जब वो अनुमति दे देता है यानी एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो बिल क्या बन जाता है? तब वो बिल बन जाता है एक कानून या फिर कोई पर्टिकुलर एक्ट। बस डिफरेंस छोटा सा जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद में बिल्स होते हैं ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। बिल होते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी जो मेंबर है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद आता है एक मनी बिल, एक आता है बजट का बिल। भैया जब बजट आता है, सरकार काम कैसे करेगी? जब वो अपना बजट दिखाएगी, ठीक है, जब वो सरकार अपना बजट दिखाएगी। जो ये वाला बिल है, ऑर्डिनरी बिल जो है, याद रखना, ऑर्डिनरी बिल विधानसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, विधान परिषद में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन जो मनी बिल है,
लेकिन जो मनी बिल है और जो बजट का बिल है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाएगा विधानसभा में। इस चीज का जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रख लेना। कहां पे किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में। ऑर्डिनरी बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा विधान परिषद में भी और विधानसभा में भी, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है। ऑर्डिनरी बिल बिल्कुल ध्यान रख लेना, ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी बिल हो गया, विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, ठीक है। तो बजट का जो रहता है और जो मनी बिल होता है वो बस इंट्रोड्यूस होता है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में, और जो बाकी के सारे बिल हैं वो कहां पे इंट्रोड्यूस होंगे? वो हो सकते हैं विधान परिषद में इंट्रोड्यूस हो जाए। लेकिन एक बिल की कानून बनने के लिए जो एक सफर होता है वो सफर यहीं से गुजरेगा। विधान परिषद में अगर बिल आया तो विधानसभा में भी जाएगा, फिर लास्ट में गवर्नर के पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद बजट क्या होता है? उसके बाद बजट क्या होता है? भैया सरकार को पैसा भी तो चाहिए, तो एक किताब होती है उसमें सारा लेखा जोखा होता है कि भैया ये हम लोग चीजें ला रहे हैं जहां पे सरकार को पैसा मिलेगा, यानी टैक्सेस हम लोग लगा रहे हैं, और ये सारा है जो सरकार का खर्चा है, जैसे सैलरीज हो गई हैं, वो एक लेखा जोखा जो रहता है, जैसे डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, वो सारा जो एक किताब रहती है उसको बोलते हैं हम लोग बजट। ये जो बजट आता है ना, जो पेश किया जाता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करता है। ये जो है एक तरीके का फ्यूचर अकाउंट है पूरी सरकार का, जो एक तरीके से बताती है कि भाई कितनी इनकम है, कितना हमारा खर्चा होने वाला है, कितना पिछले साल में खर्चा हुआ है और कितना हमने कमाया है, ठीक है। ये तो बजट प्रेजेंट करते हैं, ये कौन करते हैं? ये फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव हो गया, लेजिस्लेटिव में होते हैं सब, चाहे वो मेजॉरिटी पार्टी हो चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी हो। मेजॉरिटी कैसे मिलती है, अपोजिशन कौन होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। मेजॉरिटी हो गया, ऑपोजिशन हो गया। जब ये सारे लोग मिलके बैठते हैं, कोई भी कानून पास करते हैं, तो वो होती है लेजिस्लेटिव बॉडी। लेकिन जो मेजॉरिटी में है, जो पार्टी जीती है, ठीक है, लॉ बन गया, अब उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो वो मिनिस्टर एग्जीक्यूट करेंगे जिनको डिपार्टमेंट मिले हैं, जो सरकार बहुमत में आई है, ठीक है। उसके बाद वो करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉलिसी को या उस पर्टिकुलर लॉ को। द मेंबर ऑफ असेंबली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। चलो नेक्स्ट, पावर एंड फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के पास क्या पावर है? विधान परिषद जो मेनली है वो एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी है। वो बस एडवाइस करेगी कि सर ये बिल है, इसमें ये भी चेंजेस कर लो, या फिर इसमें सर ऐसा कुछ हो सकता है कि हम भी अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अगर विधानसभा के पास बिल आ गया, उस रिकमेंडेशंस के वो सारे रिकमेंडेशंस लिख के जो विधान परिषद जा रही है, फिर वो ड्यूटी बनती है विधानसभा की कि उसको एक्सेप्ट करती है या उसको रिजेक्ट करती है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, विधानसभा सबसे पावरफुल बॉडी है, ठीक है। अगर विधान परिषद इतनी पावरफुल होती, इतनी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होती, तो वो हर एक स्टेट में होती है ना, बाकी सिर्फ 6 स्टेट्स में क्यों होती है? सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, ये एडवाइस करेगी। अब विधानसभा उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट कर दिया तब भी ये लोग कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर लिया फिर तो बल्ले बल्ले है, इनको भी लगेगा कि हाँ भाई चलो भाई हमारा भी अस्तित्व है कुछ। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, परमानेंट बॉडी होती है, यह मैं आपको बता चुका हूं। और जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, याद रखना, वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है, 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। चलो कोई नहीं, अभी मेरे मन में आ रहा था मैं तुम्हें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताऊं, लेकिन नहीं, आराम आराम से चलेंगे। इसलिए स्टेट हैविंग 2 हाउसेज, जो स्टेट के पास 2 हाउसेज होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उनको बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। और यूनिकैमरलिज्म किसको बोलते हैं? बाय का मतलब होता है 2, वहीं पर ही यूनिकैमरलिज्म का मतलब होता है, यूनिकैमरलिज्म का मतलब होता है 1, यानी यूनि, सिर्फ एक हाउस, सिर्फ एक हाउस। और वो कौन सा हाउस होता है? जिसके रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं, और वो जाके कहां बैठते हैं? वो जाके बैठते हैं विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग गवर्नर। भैया गवर्नर क्या होता है? गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है एक पर्टिकुलर स्टेट का।
भाई हेड है तभी तो बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी जा रहे हैं, विधानसभा से भी जा रहे हैं, विधान परिषद पे भी जा रहे हैं और गवर्नर के पास जा रहे हैं। गवर्नर उस पर्टिकुलर बिल को, ऑर्डिनरी बिल को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है कि नहीं है हेडमास्टर। तो ये हेडमास्टर जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है पूरे एक राज्य का। ये जो अपॉइंट होता है ये राष्ट्रपति द्वारा होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है। फिर गवर्नर यानी प्रेसिडेंट, देश का राष्ट्रपति, इसको हम लोग फर्स्ट सिटीजन भी बोलते हैं, ये अपॉइंट करेगा गवर्नर को। गवर्नर फिर अपॉइंट करेगा सीएम को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, सर सीएम को ये अपॉइंट कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये अपॉइंट कर रहा है, आपने तो कहा है कि विधानसभा में जो मेंबर्स आ रहे हैं वो हमारे थ्रू चुनकर आ रहे हैं, तो सर ये अपॉइंट किसको कर रहा है? फिर ये अपॉइंट उन्हीं मेंबर्स को कर रहा है जो पेपर वर्क रहता है, जो सिग्नेचर होता है, जो ओथ दिलाता है, वो तो गवर्नर दिलाएगा ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, देखो आपने चुना, इलेक्ट होकर वो बन गए एमएलए, वो बन गए एमएलए। जो पार्टी सबसे ज्यादा एमएलए लाई है, यानी जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए हैं, सबसे ज्यादा एमएलए मेजॉरिटी, वो बनाएगी अपनी सरकार। ठीक है, वो बनाएगी अपनी सरकार और उसको हम लोग बोलेंगे जो रूल करेगी रूलिंग पार्टी। ये जो रूलिंग पार्टी होगी, ये जो रूलिंग पार्टी होगी, ये सब बैठेंगे एक साथ, भाई भाई हो गए ना, एक ही पार्टी से हम लोग चुन के भी आ गए। ये चुनेंगी अपना एक लीडर कि भैया हम आपकी सुनेंगे, और ये किसकी सुनेंगे? तो ये सुनेंगे चीफ मिनिस्टर की। और फिर जो एमएलए हमने चुना था, जैसे फॉर एग्जांपल योगी आदित्यनाथ, वो एमएलए बनकर आए थे, उन्होंने पूरी सरकार बनाई, वो जीते, रूलिंग पार्टी फॉर्म करी, और उन रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ने चीफ मिनिस्टर किसको चुना? योगी आदित्यनाथ को। और फिर जो योगी आदित्यनाथ है, यानी इतना ट्रस्ट करा है उनपे, फिर वो बताएंगे कि देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होने चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, एक सरकार में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, चलो इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट दे देते हैं, इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे देते हैं। उस डिपार्टमेंट, वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो है डिपार्टमेंट की, उसको हेड कौन करेगा? वो कौन डिसाइड करेगा? उनका लीडर यानी चीफ मिनिस्टर। और वो जो बनाएंगे, जो मेंबर बनेंगे, वो बनेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इनकी ड्यूटी रहती है नई पॉलिसीज लाना, हेल्थ में हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्थ में किस तरीके के लॉज आ सकते हैं, और वो जो पॉलिसीज ये लोग लाए हैं, कौन अनाउंस करेगा? तो वो लीडर अनाउंस करेगा ऑन द फ्लोर ऑफ विधानसभा। ठीक है, बढ़िया एकदम, बिल्कुल। चलो, वो अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर को और दूसरे मेंबर्स को, जो कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे, यानी अपॉइंट तो करेगा कौन? गवर्नर, लेकिन लिस्ट जो जाएगी, ये मेंबर्स होने चाहिए हैं जो मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना चाह रहा हूं, वो बोलेगा सीएम। सीएम सीधा लिस्ट भेजेगा गवर्नर के पास, और गवर्नर इज बाउंड टू अपॉइंट ओनली दोस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच आर लिस्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद स्टेट में जैसे और भी होते हैं, गवर्नर की जैसे हम बात करें तो उसकी ड्यूटी भी होती है एडवोकेट जनरल, जो भैया सारे लीगल केसेस देखेगा राज्य सरकार के, सिर्फ राज्य सरकार के केसेस देखेगा। ये सेंटर पे अलग होता है, वो बाद में बात करेंगे। इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो वो गवर्नर करेगा, क्योंकि हेड कौन है स्टेट का? तो वो गवर्नर है। फिर जैसे हमारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गया है, उसको कौन अपॉइंट करता है? स्टेट का है सर, हेड हमारा कौन है? गवर्नर, तो सर गवर्नर अपॉइंट करेगा। एवरी बिल हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नर। ठीक है, सारे के सारे जो बिल होंगे वो अप्रूव किसके थ्रू करे जाएंगे? वो गवर्नर के थ्रू करे जाएंगे। और इसके पास पावर भी होता है, इसके पास राइट भी होता है कि ये सरकार डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं। जब तक कोई पार्टी अपनी सीट, अपनी मेजॉरिटी लेकर बैठी है, ये ऐसे ही नहीं आएगा और आके जाके चलो भैया डिसॉल्व कर दिया। हो सकता है भाई राष्ट्रपति जो है उसका थोड़ा सा लीन, मतलब कि थोड़ा सा लीन हो वो बीजेपी की तरफ, लेकिन सरकार है कांग्रेस की, तो गवर्नर, प्रेसिडेंट ने चुना है और फिर गवर्नर बोलेंगे कि चलो भाई चलो डिसॉल्व हो जाओ तुम। अरे क्यों हुए? हमारे पास तो बहुमत है। अच्छा बहुमत है, चलो फिर ठीक है, पावर यहीं रहेगी विधानसभा में।
इनके पास तब भी थोड़ी सी पावर रहेगी। ये जो एक्ट करेंगे ना, ये जो भी डिसीजन लेंगे, ये जो भी काम करेंगे, ज्यादातर याद रखना, ज्यादातर किसकी एडवाइस पे करेंगे? तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करेंगे और सीएम की एडवाइस पे करेंगे। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या रहती है? किसकी एलिजिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं, गवर्नर की। गवर्नर की एलिजिबिलिटी, भैया गवर्नर को ये सारी क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें क्वालिफाई करनी पड़ेंगी, तभी वो गवर्नर की सीट के लिए अपॉइंट हो सकेगा। और उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। पहली चीज, सिटीजन होना चाहिए भारत का, बिल्कुल होना चाहिए भाई, विदेशी को हम क्यों बनाए गवर्नर। उसके बाद किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना वो विधानसभा में बैठा होना चाहिए उसका मेंबर होना चाहिए, ना वो विधान परिषद का मेंबर होना चाहिए। और अगर मेंबर भी है तो उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया आप गवर्नर की सीट पे बैठ रहे हो गुरु। उसका कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। सोचकर आया है, मैं गवर्नर बन गया ना, मैं मेरे जीजा जी को, मैं मेरे भांजे को कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा, रोड के कॉन्ट्रैक्ट, अमीर होंगे, पैसा ही पैसा होगा, खेलेंगे फिर हम। वो वाली शंका नहीं होनी चाहिए। और इसके पास जो पब्लिक कंपनीज हैं उसका 25% शेयर इसके पास नहीं होना चाहिए। ये बस सुन लो, बस थोड़ा सा कान में डाल लो, इसके अंदर इतना ज्यादा घुसना मत, क्योंकि इसमें पूरा आगे जाके हम लोग फुल फॉर्म में, पूरा डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे। एक चीज और ऐड कर लेना, एक चीज और ऐड कर लेना, इसकी एज, जो गवर्नर की एज होनी चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए। 35 ईयर्स इसकी एज होनी चाहिए गवर्नर की, अगर वो अपॉइंट हो रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या रहती है? हर एक स्टेट जो है, इस मैप के थ्रू समझते हैं, ठीक है, ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उड़ीसा का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि कोई भी पर्टिकुलर राज्य है, उस राज्य को डिवाइड कर दिया जाता है ऐसे। एक पर्टिकुलर चीज हो गई, जैसे चलो मैं ऐसे बता देता हूं थोड़ा सा, ये कोई पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे यहां पर हमने बांट दिया, यहां से MLA 1 आ जाएगा जी, चलो ठीक है। फिर हमने यहां पे बांट दिया कोई पर्टिकुलर, यहां से दूसरा MLA आ जाएगा, ये पर्टिकुलर बांट दिया, यहां से तीसरा आ जाएगा, इधर से चौथा आ जाएगा, इधर से पांचवा आ जाएगा, इधर से छठा आ जाएगा। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कौन से पर्टिकुलर स्टेट से कितने MLA आएंगे? तो वो डिसाइड करती है उस देश की, उस स्टेट की पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा सीट, तभी तो यूपी की सबसे ज्यादा सीट होती है। तभी तो अगर यूपी ने अपनी जगह बना ली लोकसभा में, चलो वो मैं थोड़ा सा एक बता देता हूं आपको, लोकसभा में बना ली तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो सरकार यूपी में बनी है वो सरकार सेंटर में भी बनेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा MLA किसके? इसके। लेकिन कैसे लिंक होता है वो अभी बस रहने देना, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर स्टेट ना छोटे छोटे एरियाज में बटा होता है। जैसे ये उड़ीसा का मैप है, ये उड़ीसा का जो मैप है, यहां पर आप देख रहे हो छोटे 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 कितने छोटे 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 एरिया में बटे हुए हैं। ये जो एरियाज में बटे हुए हैं, इसमें हर एक एरिया से एक MLA खड़ा होगा, और वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो सकता है। आप जाओगे वोट देने, आप जाओगे, एक हो गया फॉर एग्जांपल, यहां से भैया चंदू खड़ा हो रहा है, चंदू खड़ा हो रहा है भाई बीजेपी से, चंदू से फिर आगे आ गया सुरेश, सुरेश खड़ा हो रहा है भैया कांग्रेस से। अब आप वोट देने गए, चलो आप पार्टी का भी खड़ा कर देता है, ठीक है, आप पार्टी को कौन खड़ा करें? चंदू हो गया, सुरेश हो गया, कौन हो गया? प्रतीक हो गया भैया। चलो आप में से कोई प्रतीक देख रहा होगा तो कमेंट जरूर करना कि सर मैं आप पार्टी से तो नहीं बनना चाहूंगा, या मैं कोई और पार्टी से बनना चाहूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये 3 खड़े हो गए एक पर्टिकुलर एक एरिया से, आप गए वोट देना, आपको पता लगे तो भाई मैं तो चंदू को बनाऊंगा, चंदू बिल्कुल चांद की तरह शाइन करता है, बंदा ग्रेट, यही बनना चाहिए भैया हमारा तो रिप्रेजेंटेटिव, यही MLA बनना चाहिए। आप गए सीधा वोट देने, चंदू को आपने जिता दिया जो बीजेपी पार्टी से था। अब इस एक एरिया से एक MLA इलेक्ट हो गया, ऐसे ही हर एक एरिया से हर एक MLA इलेक्ट होगा। और वो जो MLA चुनकर आए हैं, वो जो 147 एरिया में या भागों में जो बांटा गया था उड़ीसा, वो जाके कहां बैठेंगे? विधानसभा में। 147 MLA किसकी विधानसभा में? तो उड़ीसा की विधानसभा में 147 MLA बैठेंगे। अब जो MLA यहां से चुनकर चले गए विधानसभा में, अब देखेंगे भैया जो पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से तो आए होंगे ना, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है ना, कोई यहां की लोकल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो ऐसे होकर अब देखेंगे सबसे ज्यादा MLA किसके आए हैं, सबसे ज्यादा MLA किसके हैं भैया? सबने हाथ उठा दिया, उन्होंने बोल दिया सर हमारे MLA 87 है,
कांग्रेस ने बोली सर हमारे थोड़े से कम है, थोड़े से कम रह गए सर एमएलए हमारे। जिसके सबसे ज्यादा एमएलए वो मेजॉरिटी बनाएगी, वो रूलिंग पार्टी होगी और वो उड़ीसा पे रूल करेगी। उड़ीसा यानी जो उड़ीसा की राज्य सरकार है वो बहुमत कौन बनाएगी? वो पार्टी जो सबसे ज्यादा एमएलए लेकर आई है। और जिसके सबसे कम एमएलए यानी जो सेकंड नंबर पर आया, जो कांग्रेस है, ये बनती है बच्चा ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी जो इस रूलिंग पार्टी को गलत डिसीजन लेने से रोकेगी। ठीक है, जैसे बिगेस्ट स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट है भाई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो मेंबर्स हैं वो कितने मेंबर्स हैं? 403 मेंबर्स हैं जो इस असेंबली में जाते हैं। यानी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 147 भागों में बांटी गई है, वहीं यूपी 403 भागों में बांटी जाती है। और ये 403 भाग में से जो बांटे हुए हर एक एमएलए आएंगे, वो जाके उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाके बैठेंगे। ठीक है, स्टेट हैव स्मॉल पॉपुलेशन एंड स्मॉल इन साइज। और कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जो जिसमें कम पॉपुलेशन है, जो छोटे साइज के हैं, तो उन्हीं के हिसाब से वहां के नंबर्स कैलकुलेट होंगे, वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड की जाएगी। जैसे पुडुचेरी हो गया भैया 30 है, मिजोरम हो गया, गोवा हो गया तो 40 है, सिक्किम हो गया तो 32 है। वहां पे टोटल एमएलए यानी सिक्किम की विधानसभा, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्टेट है तो ज्यादा एमएलए आएंगे, छोटा स्टेट है तो छोटे मतलब कि कम एमएलए आएंगे। वो सारी डिपेंड करती है कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर, स्टेट के ऊपर, उसकी पॉपुलेशन के ऊपर। एमएलए आपको मैं बता चुका हूं एमएलए कैसे इलेक्ट होकर आता है। हर 5 साल के लिए एक सरकार आएगी जो इलेक्ट की जाएगी। इलेक्शंस होते हैं उसके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। इसका पूरा डेफिनेशन मैं आपको दे चुका हूं, इसका पूरा एक चैप्टर भी था। ठीक है, यूनिवर्सल एंड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हर इंसान के पास अधिकार है कि वो जाके वोट दे सकता है। 18+ होने चाहिए। और फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, हर एक मेंबर इलेक्ट होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो जाके बैठेगा विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का बन गया है उसको बोलेंगे हम लोग एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो चुनकर आता है वोटर्स द्वारा, यानी आपके द्वारा, यानी मेरे द्वारा। मैं अगर मैं वोट देने गया हूं, उनके द्वारा ये चुन के आता है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन, ठीक है ना, ये वाला हमारा चुन के आता है। अगर कोई भी मेंबर बनना चाह रहा है, भैया आपने सोच लिया चलो सर हम भी एमएलए के लिए खड़े हो जाते हैं, हम भी एमएलए बनेंगे, तो बेटा 25 साल एज चाहिए एटलीस्ट 25 साल एज होनी चाहिए। भारत के सिटीजन आप होने चाहिए, 25 साल एज होनी चाहिए। और बाकी सारी क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट ने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया प्रेसिडेंट ने कि भैया ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चलो भैया पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। वो सारी चीजें, अदर क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? वो राष्ट्रपति डिसाइड करता है। लेकिन जो क्वालिफिकेशन मस्ट है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और 25 साल तुम्हारी एज होनी चाहिए। ठीक है, हाउ इज गवर्नमेंट फॉर्म्ड? तो सेम वैसे ही सरकार फॉर्म्ड होती है। जब इलेक्शन हो जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके एमएलए जीते हैं आधी सीट से ज्यादा, यानी कि अगर बाई चांस 140 हैं, 140 डिवाइडेड बाय 2 70, 140 सीट है, एग्जांपल ले लेते हैं, 140 सीट है, 140 सीट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, 140 सीट है। अब 70 तो भैया आप बोलोगे सर ये तो बराबर हो गए, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है ना, जो रूलिंग पार्टी है उसको हाफ, जो रूलिंग पार्टी है उसको आधी सीट से ज्यादा वोट चाहिए। ठीक है, यानी 74 ये हो गई है, और ये फिर थोड़ी सी कम कर लो, 66 ये कर लो। ठीक है ना, 7-8, चलो वो कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी बहुत, शायद सही भी हो कैलकुलेशन। लेकिन जो ये जीती है ना, हाफ ऑफ दी सीट्स, आधी सीट से ज्यादा सीट्स इसको चाहिए अगर इसको अपनी बहुमत बनानी है तो, यानी मेजॉरिटी बनानी है तो। ठीक है ना, मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ स्टेट इज सेड टू बी, और वो कौन होगी? वो होगी मेजॉरिटी, वो होगी मेजॉरिटी। और वही क्या बनाएगी? अपनी सरकार बनाएगी उस राज्य में। कोलिशन गवर्नमेंट कौन सी होती है? कोलिशन गवर्नमेंट होती है गठबंधन वाली सरकार, गठबंधन वाली सरकार, जहां एक सरकार को लगता है कि भैया मेरे पास तो इतने एमएलए हैं नहीं, लेकिन उस पार्टी के कुछ एमएलए अगर मुझे मिल जाए, चाणक्य बुद्धि लगती है ये वाली जो अमित शाह जी ज्यादा करते हैं, जहां पे उनको ऐसा लगता है कि अगर ये वाला
अगर ये पार्टी के एमएलए मुझे मिल जाए तो मैं मेरी बहुमत बना सकता हूं। मैं गया, मैंने मेरी पार्टी बना ली, मेरे पास एमएलए नहीं, मेरा सामने दोस्त अभय बैठा है भाई। मैंने अभय से बोला कि अभय भाई अपने थोड़े से एमएलए कृपया करके मुझे दे दो। उसने बोला कि हाँ सही भी है यार, मुझे एटलीस्ट मिनिस्ट्री तो मिल जाएगी, मेरे बाकी एमएलए को कुछ कुछ मिनिस्ट्री तो मिल जाएगी, कुछ फायदा तो होगा ही, एटलीस्ट सरकार तो बना सकते हैं हम अपनी। वो आया, उसने गले मिले कि भाई तूने दिल खुश कर दिया, बनाते हैं। दो पार्टीज मिलके जब मेजॉरिटी प्रूव कर लेती हैं और वो सरकार बना लेती हैं, उस सरकार को बोलते हैं हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट। जहां पर एक सरकार के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती, डिफरेंट पार्टीज ज्वाइन करती हैं उसको, जिस जिस जो बनती है बाद में कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है। सरकार कैसे फॉर्म वो मैंने आपको बता दिया। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट होता है गवर्नर। लीडर कौन होता है? लीडर होता है चीफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या एमएलए चुनते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी होती है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 साल एज होनी चाहिए, और ये किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। किसी भी मेंबर, किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, विधानसभा का भी हो सकता है, विधान परिषद का भी हो सकता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो रहता है वो लीडर होता है पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली का। वही चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करता है बाकी के मिनिस्टर्स जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई हेल्थ मिनिस्ट्रीज को मिलनी चाहिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज को मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिनिस्ट्रीज को मिलनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज को मिलनी चाहिए। वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा हमारा चीफ मिनिस्टर। ठीक है। एज द हेड ऑफ काउंसिल वही एलोकेट करता है पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट, जो कि मैंने आपको बताया। पावर एंड, हाँ ये वाली चल रही है हमारी। तीसरे पे देखते हैं हम लोग। सीएम जो रहता है, सीएम का ये काम रहता है भाई, ये लोग बैठे हैं विधानसभा में। चीफ मिनिस्टर कहां बैठे हैं? विधानसभा में। एमएलए कहां बैठे हैं? मेंबर कहां बैठे हैं? विधानसभा में। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहां बैठी है? विधानसभा में। सर हेड हमारा गवर्नर है, डिसीजन उसके साइन के बिना कुछ हो नहीं सकते। सर उस तक इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है? तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कौन पहुंचाएगा गवर्नर तक? तो वो होगा हमारा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जाएगा, यहां से इंफॉर्मेशन लेगा और सीधा भागता भागता कहां पे रख देगा इंफॉर्मेशन? गवर्नर के सामने। ये एक तरीके से लिंक का काम करता है हमारा। सीएम जो रहता है वो मेन लिंक का काम करता है गवर्नर और स्टेट कैबिनेट के बीच में। कैबिनेट वही होते हैं जो जैसे हम बोलते हैं ना कैबिनेट मिनिस्टर है ये हमारा, कोई भी पोर्टफोलियो कोई भी डिपार्टमेंट जब दे देते हैं तो उसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर भी कहते हैं। जनरली जो गवर्नर फंक्शन करता है, गवर्नर जो भी डिसीजन लेगा, कोई भी फंक्शन करेगा, किसकी एडवाइस पे लेगा? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे लेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। उसकी ड्यूटी बनती है कि हर एक चीज वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करे गवर्नर के साथ। ठीक है ना, हर एक चीज कम्युनिकेट करे गवर्नर के साथ जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, स्मूथ डिसीजंस लिए जा सके और इंप्लीमेंट हो सके। एज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है सरकार के द्वारा, वो कौन करता है? वो करता है चीफ मिनिस्टर। भैया क्योंकि चीफ मिनिस्टर क्यों हम चुन लें? चीफ मिनिस्टर कोई भी चुना, लेकिन योगी आदित्यनाथ क्यों? आपने देखा होगा मेजरली जो देखा जाता है, आप किसी कैंडिडेट को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आप योगी आदित्यनाथ को जरूर जानते हो। अच्छा योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी में, भाई हम तो चाहते हैं योगी आना चाहिए। उसके एमएलए पर आपने ठप्पा लगा दिया भैया कमल पे, और वो सीधा जाके बैठ गए। तो जो सबसे ज्यादा फेमस होता है ना, जिसका चेहरा नोन होता है, जिसके चेहरे के नाम पर आप ठप्पा लगाते हो, वो बनता है लीडर मैक्सिमम। ठीक है, वो बनता है लीडर ऑफ द हाउस, जिसको हम लोग चीफ मिनिस्टर भी बोलते हैं। और उसकी ड्यूटी बनती है, जब भी आप गरियाते हो, किसको गरियाते हो? आप चंदू को थोड़ी गरियाओगे, आप सुरेश को थोड़ी गरियाओगे, आप गरियाओगे कि भाई योगी की सरकार ही ऐसी है। क्यों? क्योंकि सरकार के बिहाफ पे पॉलिसीज कौन भेज रहा है, अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? वो योगी आदित्यनाथ कर रहा है। ठीक है। पॉलिसीज एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स कौन मॉनिटर करता है? भाई सामने वाली जो मिनिस्ट्री है, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं, डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उसको प्रॉपर देखना भी तो चाहिए ना कि प्रॉपर फंक्शन कर भी रहे नहीं कर रहे, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड हो भी रहा है नहीं हो पा रहा है। तो वो उसकी ड्यूटी किसकी बनती है? तो वो बनती है चीफ मिनिस्टर की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जब भी मीटिंग होगी, ठीक है, जब भी मीटिंग होगी,
कौन स्टार्ट करेगा उस मीटिंग को? तो वो स्टार्ट करेगा चीफ मिनिस्टर। कौन प्रिसाइड करेगा? प्रिसाइड यानी हेड कौन करेगा? हेड कौन करेगा? तो वो करेगा हमारा चीफ मिनिस्टर, क्योंकि लीडर है ना, हर एक चीज ये करेगा, हर एक चीज ये करेगा। अगर चीफ मिनिस्टर को लीडर बनाया गया है तो भैया बाकी सब लोग ट्रस्ट करते होंगे, लीडर बन गया भैया, पूरी सरकार का एक लीडर है। अगर उसका मन चाहा और उसको पता लगा भाई ये जो एमएलए है, मैं कोई भी पॉलिसी ला रहा हूं, ये वोट नहीं डालता है, तुरंत स्टेप बैक कर लेता है, ये तो गलत बात है। उस दौरान में अगर चीफ मिनिस्टर ने उस पर्टिकुलर मिनिस्टर से बोल दिया या उस पर्टिकुलर मेंबर से बोल दिया कि भैया हटाओ इसको सीट से, या फिर इसका डिपार्टमेंट जो है उसको दूसरा डिपार्टमेंट दे दो, रीएलोकेट कर दो उसको, वो सारे डिसीजन लेगा चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर ने जो डिसीजन ले लिया वो गवर्नर को मानना ही मानना पड़ेगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को या तो डिसमिस कर दिया जाएगा या अपॉइंट कर दिया, मतलब कि जो भी रहता है अपॉइंट तो होता ही है। किसकी एडवाइस पर होगा? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिस्ट भेजते थे गवर्नर के पास, तो गवर्नर अपॉइंट करता था, तो चीफ मिनिस्टर की एक बात पर उसको डिसमिस भी तो कर सकता है ना फिर। ठीक है, सोल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमारा कौन रहता है? सोल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हिज मिनिस्टर्स एंड हिज लेजिस्लेचर। बिल हो गए, रिजोल्यूशन हो गए, ये सब चीज हो गई, मस्ट हैव हिज अप्रूवल। इसकी अप्रूवल होनी जरूरी है, कि ऐसे नहीं कि कोई भी मिनिस्टर दा कोई भी बिल ला दे, भैया पहले अपने लीडर से पूछो। ठीक है, जो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है ना, ही रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल, ही कौन? चीफ मिनिस्टर रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द एक्ट्स परफॉर्म्ड बाय दिस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर कोई भी गलती कर दे, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? लीडर। बिल कोई नहीं भेज सकता, किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सीएम से, चीफ मिनिस्टर से। तो अगर कुछ गलत भी होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इसको किसने लिस्ट करा था? डिपार्टमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज किसने डिस्ट्रीब्यूट करे थे? तो वो सीएम ने करे थे। अगर चीफ मिनिस्टर, अगर लीडर ही रिजाइन कर जाए तो भैया एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, जिन्होंने चुना था, जिनको चुना था डिपार्टमेंट के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, उनको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ जाएगा, सरकार डिसॉल्व हो जाएगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, सरकार ही नहीं बची है, सरकार एकदम बिल्कुल ढह जाएगी। फिर या तो फिर से इलेक्शन करवाए जाएंगे, या फिर गवर्नर आएगा और फिर पूछेगा भैया कोई और बहुमत अपनी दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। ठीक है, रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का क्या रोल रहता है? मीडिया का रोल यह रहता है कि भाई आप टीवी पे देखते होंगे, आप टीवी पे देखते होंगे कि, या जैसे एक चैनल होता है, लोकसभा चैनल होता है, वहां पे जो भी डिस्कशन चल रहे होते हैं, जो भी डिबेट चल रही होती है ना, वो टीवी के थ्रू आपको दिखाई जाती है, या टीवी के थ्रू दिखाई जाती है। भाई ऑपोजिशन पार्टी कुछ कर भी रही है, नहीं कर रही है, ऑपोजिशन पार्टी कहीं है, उनसे पर्टिकुलर मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछ रही है, नहीं पूछ रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछ रही है, नहीं पूछ रही है, वो सारी चीजें आप कैसे देख पाओगे? मीडिया के थ्रू। आपको अपने व्यूज देना है, आपको पता लग रहा है सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, या फिर यहां पे घोटाला हुआ है, आप कहां जाकर अपने व्यूज बताएंगे? तो वो एक सोशल मीडिया पे, वो भी एक मीडिया का सब पार्ट है। जो भी कोई पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो रही है, जो भी कोई पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो रही है, सरकार किसी को मुआवजा दे रही है, या कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज हो रही है, वो आप किसके थ्रू जानेंगे? न्यूज़पेपर्स के थ्रू। वो किसका पार्ट है? मीडिया का पार्ट। ठीक है, मीडिया जो काम करती है, एक तरीके से लिंक का काम करती है, किसके बीच में? सरकार के बीच में और आप लोगों के बीच में, इलेक्टोरेट के बीच में, क्योंकि हमको पता रहना चाहिए ना सरकार क्या फंक्शन कर रही है, क्या फंक्शन नहीं कर रही है। किसके थ्रू हमें पता लगेगा? न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू। और जो मीडिया का बोलते हैं ना, जितना कानून का हाथ रहता है गुरु, उतना ही मीडिया का हाथ रहता है। मीडिया जो चला दे वो मान भी लिया जाता है, इसलिए सरकार डरती है। ठीक है, मिनिस्टर और रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं, मिनिस्टर और रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं, जो अंदर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होते हैं, ऑपोजिशन को कुछ व्यूज बताने हैं, किसी मिनिस्टर को कोई अनाउंसमेंट बतानी है जो इस मीडिया चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचे, तो वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहां पर उनसे रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर आपने इलेक्शन के दौरान में ये बोला था कि आप रोड बना दोगे 2 किलोमीटर की, सर ये तो आधे किलोमीटर तक की बन पाई है। सर आपने बोला था कि आप एक तरफ
गर्म पानी का नल लगवाओगे और दूसरी तरफ आप ठंडे पानी का नल लगवाओगे, फिर क्या होगा? सर बता दो आपने लगवाई क्यों नहीं है? तो जो भी सारे डिस्कशंस होंगे वो सारे कौन करेगा? उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मीडिया जाएगी और मीडिया हमारे बिहाफ पे वो क्वेश्चंस पूछेगी, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली ऑपोजिशन पार्टी रीच आउट टू पीपल इन डिफरेंट फॉर्म्स टू कन्वे देयर व्यूज ऑन पॉलिसीज। बिल्कुल सही, ऑपोजिशन पार्टी जो है वो भी लोगों तक पहुंचेगी, ये बताएगी कि भैया हमारे व्यूज कैसे थे। कोई भी पॉलिसी आई हो या फिर कोई भी परफॉर्मेंस आई हो रूलिंग पार्टी की, कौन दिखाएगा? तो वो दिखाएगा, कौन दिखाएगा? तो वो दिखाएगा बस हमारी रूलिंग पार्टी, बस, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, जो कि मैंने आपको बता चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू कौन बताएगा? मीडिया आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी कि सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, कि आप अगले 5 साल के लिए कौन सी सरकार चुनेंगे। वो सारा जो माइंड सेटअप होता है वो कौन करती है? मीडिया। सरकार के अच्छे काम, सरकार के बुरे काम, पॉलिसीज की अनाउंसमेंट, उस पॉलिसीज में क्या लाया गया, नया कानून लाया गया या उस कानून में अमेंडमेंट हुआ है, वो सारी चीजें कौन बताएगा? वो सारी चीजें मीडिया बताएगी, ठीक है। ये देख लेते हैं व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट। ये मैं आपको बता चुका हूं, कोलिशन गवर्नमेंट कि एक जब कोई एक सिंगल पार्टी बहुमत में नहीं होती है तो दो पार्टी जुड़ जाती हैं और बहुमत दिखा देती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। भैया जहां पर आप इलेक्ट हुए हो, एक तरीके का उनका ऑफिस है, तो ऑफिस में जाकर अपनी उपस्थिति दें। तो जो भी काम करेंगे, पॉलिसीज लाएंगे, नया कानून लाएंगे, डिबेट्स होगी, डिस्कशन होगा, वोट होगा, वो डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल होगा? वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा असेंबली के लिए, जिसके लिए वो चुने गए, ठीक है ना। इसलिए हर एक मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर कोई विधान परिषद के लिए हुआ है तो फिर ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू विधान परिषद। अगर कोई मिनिस्टर कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, यानी कि सीएम की डेथ हो गई या फिर सीएम ने रिजाइन कर दिया, ऑटोमेटिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे, काउंसिल मिनिस्टर ने भी रिजाइन कर दिया, उसके बाद सरकार भंग हो जाएगी, क्योंकि उनके पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा ना। किस चीज का कॉन्फिडेंस? बहुमत का कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी सीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, आईएएस का, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट the legislative assembly of each state shall consist of not more than 450 members chosen by direct election from territorial constituencies in the state. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislative assembly of a state if he or she is less than 25 years. 25 years मैंने आपको बताई थी एज होनी चाहिए चीफ मिनिस्टर की और एमएलए की, और गवर्नर की क्या एज बताई थी? क्या बताई थी? कमेंट में जरूर बता देना, एक बार देखता हूं तुम्हारा, पीछे मत कर देना वीडियो को, ठीक है। हाँ चलो, इसके थ्रू भी कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ओनली 2 है, ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो ज्यादा होती हैं, यानी 450 से ज्यादा सीट्स होती है, 500 सीट हमारी रहती हैं। और फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट हमारी पहली वाली थी वो इनकरेक्ट हो गई है, और जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट थी 25 साल एज होती है, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होती है हमारी, मतलब सही स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हें कमेंट करके बताना है, और कमेंट में मैंने आपको बता दिया है कि जो भी चीजें होंगी वो आपको वहीं पर ही रिप्लाई करके बता दिया जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट मैं ये तो देखूं कि बच्चे लास्ट तक वीडियो देख भी पा रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये तो जो मैंने आपको बताया ना, ये तो बेस है, बेस अभी तो बहुत है स्टेट गवर्नमेंट में, और वो धीरे धीरे जैसे टॉपिक आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते रहेंगे। तो कृपया करके प्लीज इसको रिवाइज कर लेना, इसको एक बार देख लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो भी छोटी छोटी चीजें थी वो आई होप मैंने सिंप्लीफाइड वे में पूरी तरीके से आप तक कन्वे करी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। और ये भी यूपीएससी सीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम एनर्जी के साथ, सेम मुस्कुराहट के साथ, सेम मस्ती के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून। स्टडी IQ IAS
आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।